हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इस वीडियो में हम आपको डेली 20 क्वेश्चन कराते हैं जो आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये सभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं। आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी या फिर स्ट्रेटेजी के सभी के क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम डेली टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराते हैं। टोटल 14 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये आज का लेक्चर 15वां रहेगा। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किस को प्रथम वक्ता प्रदान किया था। ऑप्शन ए दिया आपको ताजुद्दीन, बी दिया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, सी दिया हुआ है आपको नसरुद्दीन कुबाचा और डी दिया हुआ है आपको बलबन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मोहम्मद गौरी था इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम वक्ता प्रदान किया था, यानी कि उसके जाने के बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजगद्दी दे दी थी भारत में दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी थी वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और जो पहला वंश था आपका गुलाम वंश, उसका संस्थापक भी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया था। कब से कब तक? 1206 से 1210 ईस्वी तक उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ध्यान है, आप ये पता है आपको कि जो मोहम्मद गौरी है इसका गुलाम था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय हुई थी इसकी मृत्यु। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। अब इसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे हम लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनता को लाखों का दान देता था। ठीक है, इसलिए इसका नाम लाख बख्श रख दिया गया है। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ठीक है, ध्यान रखना, कुतुब मीनार की नींव आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, जब ये इसकी मृत्यु हो गई थी तब इसका कार्य चल रहा था, तो उसकी जो निर्माण पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जो कि आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ध्यान रखना ऐसा बातें। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हो गई थी। और 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी। ऑप्शन ए दिया आपको सूतकोटड़ा, बी दिया आपको कालीबंगा, सी दिया आपको चौहूदड़ो और डी दिया आपको आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो अग्नि पूजा थी वो आपकी कालीबंगा नामक स्थान पर खोजी गई थी। ठीक है, अग्नि पूजा जो प्रथा थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की वो आपकी कालीबंगा नामक जगह पर खोजी गई थी। ठीक है, जो कालीबंगा है आपका ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन स्थल है। ठीक है, राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, यहाँ का एक प्राचीन स्थल है आपका कालीबंगा। ठीक है, यहाँ आपकी खोज की थी। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम इसकी खोज आपकी की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। ठीक है, 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और उसके बाद 1961 से लेके 1969 तक, यानी कि टोटल 8 सालों के बीच में BK थापर और एक और व्यक्ति था आपका VV लाल, इन दोनों ने यहाँ का उत्खनन करवाया था, उत्खनन का कार्य करवाया था। तो कालीबंगा जो था यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी? यहाँ से आपको उत्खनन में तांबे की मूर्तियाँ मिली थी, हथियार मिले थे और औजार मिले थे। इसके अलावा तांबे की बनी हुई काली चूड़ियाँ भी इसी जगह से मिली थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। यहाँ पे तांबे की काली चूड़ियाँ मिली थी आपकी, इसीलिए इस जगह का नाम कालीबंगा रखा गया है उन काली चूड़ियों के नाम पर ही। ठीक है, जो कालीबंगा है आपका वो प्राचीन काल के सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। जो कि सरस्वती नदी है आपकी वो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है।
सूख गई है वो नदी, इसलिए आपकी विलुप्त हो चुकी है वो नदी, ठीक है। और अभी वर्तमान में घग्गर नदी के रूप में इसे जाना जाता है। सरस्वती नदी थी आपकी पहले, उसी नदी के किनारे पर कालीबंगा शहर बसा हुआ था, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास में है। और ये आपका सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, और अभी वर्तमान में आपकी सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, सूख गई है वो। तो वहाँ पे आपका घग्गर नदी के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि घग्गर नदी जो है वही अभी आपकी प्राचीन काल की सरस्वती नदी मान सकते हैं उससे, ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी आपकी लुप्त हो चुकी है। तो वहाँ पे आपका घग्गर नदी भी बहती है, तो घग्गर नदी को ही हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो थी वो आपकी कालीबंगा जगह से मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 1498, बी दिया हुआ है 1600, सी दिया कुछ 1628 और डी दिया कुछ 1616। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1628 में आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 में हुई थी। जबकि आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो पुर्तगाली थे वो आपके अंग्रेजों से पहले भारत में आ चुके थे। 1498 में आपका वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था वो सबसे पहले भारत आया था 1498 में। और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों में सबसे पहले आपका जो भारत आया था वो थे आपके थॉमस स्टीफन थे। ये आपके 1579 में भारत आए थे, ठीक है। यानी कि पुर्तगालियों से बहुत टाइम के बाद भी भारत आए और पुर्तगालियों से पहले उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई थी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। यानी कि ये पुर्तगालियों ने बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जबकि अंग्रेज कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कर ली, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। 1579 में अंग्रेजों का जो व्यक्ति था थॉमस स्टीफन वो भारत आया था। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे। और ये जो वास्को डी गामा है आपका 1498 में जो भारत आया था, इसे हम भारत तक के समुद्री मार्ग के खोजकर्ता के रूप में भी जानते हैं। यानी कि इसने भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। इसलिए इसे भारत का खोजकर्ता ही बोलते हैं, भारत के समुद्री मार्ग का खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए दिया आपको ओडिशा, बी दिया हुआ है त्रिपुरा, सी दिया हुआ है मिजोरम और डी दिया हुआ है आपको झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ओडिशा राज्य है यहाँ से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। बाकी आपके त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं। पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है आपका पश्चिम बंगाल, सातवां है आपका त्रिपुरा और आठवां है आपका मिजोरम, ठीक है। टोटल 8 राज्य है ये आपके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा कोई और राज्य नहीं है भारत का जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका ओडिशा वाला आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ओडिशा से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। जो कर्क रेखा है आपकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक काल्पनिक रेखा। जैसे कि मान लो ये पूरी एक पृथ्वी है आपकी, इसमें जो बीच की लाइन होती है इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसकी जस्ट हाफ ये आपकी 23.5 डिग्री ऐसी कुछ रेखा होती है आपकी, 23.5 डिग्री, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा।
ये कर्क रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध में होती है और उत्तरी गोलार्ध में होती है और विषुवत रेखा के समानांतर होती है। ठीक है, ये 23 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, इसी तरह आपकी दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जो कि मकर रेखा के नाम से जानी जाती है, आपकी मकर रेखा होती है। ये भी आपकी 23 डिग्री 5 मिनट होती है, पर ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 5 मिनट है और ये दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, दोनों रेखाएं आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, यहाँ से इधर की साइड, और ये विषुवत रेखा आपकी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये सभी रेखा आपकी काल्पनिक रेखा है, आपका ऐसा कोई बना हुआ नहीं है वहाँ वातावरण में। बाकी हमने ऐसे मानने के लिए काल्पनिक रेखा खींच दी ताकि हमें नापने में, कुछ अनुमान लगाने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कर्क जो मकर रेखा है उसकी स्थिति आपकी दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 5 अक्षांश, और कर्क रेखा की स्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों बातें आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उत्तर अफ्रीका, बी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया हुआ है उत्तर अमेरिका और डी दिया हुआ है आपको अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो पंपास घास के मैदान है आपके, ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास के घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका में घास के मैदान होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें जानते हैं हम प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, प्रेरी बोलते हैं उन्हें। अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें प्रेरी बोला जाता है। इसके अलावा आपका अफ्रीका का भी ध्यान होना चाहिए। अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसे बोलते हैं हम वेल्ड घास के मैदान। ठीक, वेल्ड घास के मैदान आपके अफ्रीका के जो घास होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एशिया के जो घास के मैदान हैं आपके, उसे बोलते हैं हम स्टेपी के घास के मैदान आपके अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बोला जाता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के भी देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं उसे कहते हैं हम डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, स्टेपी आपके एशिया के होते हैं, और जो वेल्ड घास के मैदान आपके अफ्रीका के होते हैं, और जो प्रेरी घास के मैदान आपके वो अमेरिका के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पांचों घास के मैदान आपके पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के हैं, अमेरिका के घास के मैदान को हम प्रेरी बोलते हैं, अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको तमिलनाडु, बी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, सी दिया हुआ है गुजरात और डी दिया हुआ है आपको गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो भारतीय राज्य है उसमें सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे अधिक लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की है जो कि समुद्र से बनती है। ठीक, तटरेखा आपकी गुजरात की सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। आप ये ध्यान रख लो, GAT, जी का मतलब गुजरात सबसे पहले आएगा, तटरेखा में सबसे लंबा राज्य है आपका। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 3 राज्य है आपका घटते क्रम में है। सबसे बड़ी जो तटरेखा आपकी साझा करता है समुद्र से वो गुजरात है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, GAT आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हुई आपकी गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की राजधानी आपकी गांधीनगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आपके वो है विजय रूपाणी जी। विजय रूपाणी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है गुजरात राज्य के, और गुजरात राज्य के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत जी है। आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के राज्यपाल है, और गुजरात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो है आपके विक्रम नाथ। ठीक है, विक्रम नाथ आपके गुजरात उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और गुजरात राज्य में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। 182 मीटर 182 मीटर ऊंची आपकी प्रतिमा गुजरात राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। इस प्रतिमा को यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इस प्रतिमा को जाना जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची
प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और ये जो प्रतिमा है आपकी, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसके पहले आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, पर उसके स्थान पर अब आपका भारत की सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन चुकी है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको ध्यान रखना है। पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गई है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए दिया आपको शेषनाग झील से, बी दिया हुआ है नेपाल से, सी दिया आपको अमरकंटक पहाड़ी से, और डी दिया हुआ आपको कैमूर पहाड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो सोन नदी है आपकी, वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। सोन नदी भारत के मध्य में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसे सोनभद्र शिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोनभद्र शिला के नाम से जाना जाता है इस नदी को। ठीक, ये आपकी भारत के मध्य में बहने वाली नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश में एक जिला है अनूपपुर जिला, वहाँ पे आपका अमरकंटक बसा हुआ है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास से ये नदी निकलती है आपकी सोन नदी। और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी आपकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार होती हुई बिहार की राजधानी पटना में, यानी कि बिहार की जो राजधानी है पटना, वहाँ पे आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, आपकी गंगा नदी से जाके मिल जाती है ये सोन नदी आपकी। ठीक है, ध्यान रखना, जो सोन नदी है उसका नाम है आपका सोनभद्र शिला। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ये सोन नदी जो इसका बहाव क्षेत्र है आपका, ये उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर उसके बाद झारखंड जाती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार के राजधानी पटना में आपका गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी का आपको ध्यान रखना है, ये आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश की नदी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, किस महाद्वीप से विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं? ऑप्शन ए दिया आपको एशिया, बी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया हुआ है आपको अफ्रीका, और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे आपका विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत तीनों ही गुजरते हैं। ठीक है, ऐसा महाद्वीप है ये पूरे वर्ल्ड का, यहाँ से आपकी तीनों रेखाएं गुजरती है, आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही आपकी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है ये आपका उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीप से होके गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं मकर रेखा की। तो जो मकर रेखा है आपकी, वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों से होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं विषुवत रेखा की, यानी कि इक्वेटर लाइन की आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है आपकी, ये आपकी दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और उसके अलावा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, तो आपकी जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से आपकी तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। और आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर रहेगा एक तो मकर रेखा और दूसरी आपकी विषुवत रेखा। ये दोनों रेखाएं आपकी दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती, तो एशिया महाद्वीप से आपकी एक तो विषुवत रेखा और एक कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं आपकी एशिया महाद्वीप से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ओनली आपकी मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, मैप में आपका नीचे है तो आपका मकर रेखा ही गुजरेगी, और उत्तर अमेरिका से ओनली कर्क रेखा गुजरेगी, क्योंकि ये मैप में ऊपर की साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सब क्लियर हो गया। आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, म्यांमार में सर्वाधिक किस धर्म के लोग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको हिंदू, बी दिया हुआ है बौद्ध,
सी दिया हुआ है ईसाई और डी दिया हुआ है आपको मुस्लिम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं आपके वो म्यांमार में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, 2014 की जनगणना के अनुसार म्यांमार की जनगणना की गई थी, तो वहाँ पे आपके बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनका परसेंटेज था 88%। टोटल 100% जनसंख्या में से 88% लोग आपके बौद्ध धर्म के पाए गए थे वहाँ पे। ठीक है, और अभी भी आपके यही सब रेशियो आपका बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी म्यांमार देश की, तो म्यांमार देश की राजधानी है आपकी नायपीडो। न्यायपीडो आपकी म्यांमार देश की राजधानी है। इसके पहले इसकी राजधानी यांगून थी, यांगून जिसे हम पहले रंगून के नाम से जानते थे, यानी कि जो म्यांमार था इसकी पहले राजधानी यांगून थी, इसे हम रंगून के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसके पहले इसकी एक और प्राचीन राजधानी थी, उसका नाम था आपका मांडले। यानी कि म्यांमार की 3 राजधानियाँ थी, सबसे पहली राजधानी मांडले थी, उसके बाद फिर रंगून यानी कि यांगून बनी, और अब वर्तमान में आपकी न्यायपीडो इसकी वर्तमान राजधानी है म्यांमार की। ठीक है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है आपकी क्यात मुद्रा यहाँ पे अभी चलती है वर्तमान में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो यू विन मित यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है म्यांमार देश के। तो ध्यान रखना ये सब बातें आपकी म्यांमार देश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपको 29 मई, बी दिया हुआ 31 मई, सी दिया आपको 30 मई और डी दिया आपको 28 मई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विश्व तंबाकू दिवस जो है वो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका हर साल 31 मई को मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना इसका उद्देश्य होता है। और वर्तमान में तंबाकू से आपके हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, 70 लाख लोगों की हर साल तंबाकू की वजह से मौत हो रही है। तो इस दिवस का आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि नकारात्मक प्रभावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना, तंबाकू के नकारात्मक प्रभावों की ओर। और WHO के जो सदस्य देश है आपके, WHO के सदस्य देशों ने 1987 में आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था। WHO के जो सदस्य देश है उन्होंने 1987 में पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था। और तब से लेके हर साल WHO के द्वारा और सभी देशों के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा, जो कि अभी तक मनाया जाता है 31 मई को। तो ध्यान रखना 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपको, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दे देने के बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया है? ऑप्शन ए दिया आपको राजेंद्र प्रसाद, बी दिया हुआ है आपको सरदार पटेल, सी दिया आपको पट्टाभी सीतारमैया और डी दिया आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका त्यागपत्र दे दिया था अपना, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। 1939 में आपका चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष का, तो उस चुनाव में आपके सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए थे और उसके विपरीत यानी कि उनके सामने आपके गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया था। ठीक है, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जी को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ उनके अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था। पर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए ये चुनाव और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इससे आपके गांधी जी नाराज़ हो गए और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी जब नाराज़ हुए थे तो उसके बाद जब इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, त्यागपत्र दिया था, तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये आपकी पूरी बात थी। और उसके बाद आपके सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी थी। 1939 में आपको चुनाव हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जी खड़े हुए थे। तो पट्टाभी सीतारमैया जी इस चुनाव को हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। इस बात से आपके गांधी जी नाराज़ हो गए थे। तो गांधी जी के नाराज़ होने से आपके सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से
अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली उन्होंने, ठीक। और इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया, तो उसके बाद आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। तो यही आपका क्वेश्चन था, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको बेल्जियम, बी दिया हुआ है स्पेन, सी दिया हुआ है भारत और डी दिया हुआ है आपको ब्राज़ील। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो फीफा द्वारा जारी रैंकिंग है उसमें आपका शीर्ष स्थान पर रहा है बेल्जियम। तो बेल्जियम आपका फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, फर्स्ट पे है आपका बेल्जियम। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा देश भारत है उसकी रैंक कितनी है? उसकी रैंक है आपकी 108वीं, ठीक है। 108 नंबर पे आपका भारत रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन आप, 108 नंबर पे भारत है और बेल्जियम आपका पहले नंबर पे है, ठीक है। और हमने इसके अलावा कल आपको सूचकांक का वीडियो दे दिया है, जिसने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए। ये आपके लेटेस्ट 2020 के जो सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुए हैं उसका वीडियो है, तो आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने वो वीडियो बना दिया है, तो आप वो जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया? ऑप्शन ए दिया आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत, बी दिया आपको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, सी दिया आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 में और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो कौन था। 1773 में जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो 1773 में आपके बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग्स आपके बंगाल के गवर्नर अंतिम गवर्नर थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर। और ये भी पता होना चाहिए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी आपके वारेन हेस्टिंग्स ही थे, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चुने गए थे, ठीक है। इसके अलावा आगे चलकर आपका जैसे कि 1773 में आपका बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसी तरह से आपका 1833 में भी एक एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा जाने लगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था लास्ट वाला और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति थे आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये आपका बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपका 1858 में जब क्रांति हुई थी उसके बाद 57 में आपकी क्रांति हुई थी और 58 में फिर से आपका ये जो पद थे इनमें कुछ बदलाव हुआ था। तो अभी तक आपके जो भारत के गवर्नर जनरल है इस तरह से आपको कहा जाता था, भारत के गवर्नर जनरल थे आपके। अभी तक आपके भारत में भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, बाद में इनका नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है और भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था आपका वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था आपका लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी था भारत का। उसके बाद क्या हुआ, 1858 से आपका 1947 तक आपका ये पद चलता रहा और 1947 में क्या हुआ, अंग्रेज आपके भारत छोड़कर चले गए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अंतिम वायसराय था आपका भारत का वो कौन था। अंग्रेजी अंतिम वायसराय भारत का कौन था, वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये आपका अंग्रेजी अंतिम वायसराय था भारत का, ठीक है।
तो ये लॉर्ड माउंटबेटन आपका अंतिम अंग्रेजी वायसराय था, अंतिम अंग्रेजी भारतीय वायसराय। उसके बाद आपका क्या हुआ, 1948 में भारत का प्रथम वायसराय चुना गया, यानी कि स्वतंत्र भारत का। जब 1947 में जब आपके अंग्रेज चले गए थे, उसके बाद आपका भारत आज़ाद हो गया था। तो भारत के आज़ाद होने के बाद में आपके भारत के एक व्यक्ति, यानी कि एकमात्र व्यक्ति जो वायसराय बने थे, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी उनका नाम था। ये भारत के अंतिम वायसराय थे स्वतंत्र भारत के, यानी कि पहले भारतीय थे ये जो कि भारत के वायसराय बने थे, और एकमात्र व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के पहले अंतिम वायसराय थे भारत के। ठीक है, तो ध्यान रखना 1947 में आपका अंतिम भारत का अंतिम वायसराय अंग्रेजी व्यक्ति लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारत का अंतिम भारतीय व्यक्ति जो वायसराय था भारत का, वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो सी राजगोपालाचारी आपका आंसर रहेगा। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था अंग्रेजों का, तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ध्यान रखना। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया था। उसके बाद से आपका ये पद हटा दिया गया था भारत का वायसराय का। ठीक है, इसके बाद आपके भारत के राष्ट्रपति चुने जाने लगे थे। ठीक है, तो आपका वायसराय का पद कब हटा था, 26 जनवरी 1950 से। ठीक, उसके बाद आपके भारत के राष्ट्रपति चुने जाने लग गए थे, तो ये पद आपका हटा दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। आपको इतनी सब बातें बताई है मैंने, सभी बातें आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 1773 में आपको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद 1833 में आपके बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद 1947 में भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी। प्रथम और अंतिम दोनों यही है, प्रथम पूछे आपसे तो भी सी राजगोपालाचारी रहेगा, और अंतिम पूछे तो भी आपसे सी राजगोपालाचारी ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, मुगल प्रशासन में मदद ए माश किससे इंगित करता है। ऑप्शन ए दी आपको बुवाई कर, बी दी आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, सी दी आपको चुंगी कर, और डी दी आपको सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि है, ये आपका मदद ए माश कहलाती थी। ठीक है, मदद ए माश क्या होती थी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, यानी कि ये जो भूमि होती थी आपकी राजस्व से मुक्त होती थी, इसका कोई भी कर आपको देना नहीं पड़ता था। तो ये भूमि आपकी विद्वानों को दी जाती थी। ठीक है, इसे ही बोलते थे आपका मदद ए माश। मुगल प्रशासन में ये प्रथा आपकी लागू थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दी आपको नायलॉन, बी दी आपको डेक्रोन, सी दी आपको केवलर, और डी दी आपको रेयन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो केवलर बहुलक है आपका, इसका प्रयोग होता है आपका बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आपका केवलर बहुलक का निर्माण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी दिया हुआ है मेघालय, सी दिया हुआ है त्रिपुरा, और डी दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है आपका, ये उत्तर पूर्वी राज्यों की जो 7 बहनें हैं आपकी, उसका भाग नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत के, वो टोटल 7 राज्य है, और 7 राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। इन 7 बहनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको लाइन से सभी के बारे में बता देता हूँ। आपकी जो 7 बहनें हैं, 7 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा मिजोरम, पांचवा है त्रिपुरा, छठा नागालैंड, और 7वां मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, ये टोटल 7 राज्य है आपके भारत के, उत्तर पूर्वी राज्य है ये। और इन 7 राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 7 बहनें आपकी ये है,
इसमें आपका पश्चिम बंगाल जो राज्य है ये अलग राज्य है। ये टोटल 7 राज्य है आपके, जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना आपके 7 बहनों के नाम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है, भारत में पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, यह किस महाद्वीप से उड़कर यहाँ पहुँचा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ऑप्शन दिए हुए दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो टिड्डियों का जो दल था आपका 30 सालों के बाद सबसे बड़ा हमला किया है इन्होंने, वो आपका अफ्रीका देश से उड़कर आया था। ठीक है, टिड्डियाँ आपकी पता है अभी आई थी भारत में, 30 साल पहले भी आपकी आई थी और 30 साल के बाद सबसे बड़ा हमला है टिड्डियों का ये। तो ये जो टिड्डियाँ थी आपकी ये अफ्रीका महाद्वीप से उड़कर आई थी। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका एशिया है और दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप है। ये मान लो ये अफ्रीका दिया हुआ है आपको, तो इसके उत्तर में आपका यूरोप महाद्वीप है और भूमध्य सागर आपका है। ठीक है, पश्चिम में अंध महासागर है आपका, अफ्रीका के पश्चिम में अंध महासागर है, दक्षिण में दक्षिण महासागर है और पूर्व में अरब सागर और हिंद महासागर। अरब सागर और हिंद महासागर आपका दक्षिण में आपका पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो स्वेज नहर है आपकी, वो आपका अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। जो स्वेज नहर है आपकी वो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है वो आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है और जो स्वेज नहर है वो आपकी एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर अलग करती है, तो आपका आंसर रहेगा स्वेज नहर। और एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो आपका जिब्राल्टर पर्वत रहेगा। ठीक है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है वो आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी 0 डिग्री रेखा है भारत में, विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी, वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरती है। ठीक है, जो 0 डिग्री रेखा है आपकी वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश? घाना देश। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना, उस देश की राजधानी है आपकी अक्रा। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना और घाना देश की राजधानी है आपकी अक्रा। तो ये अक्रा शहर से होकर गुजरती है ये 0 डिग्री रेखा। ठीक है, ध्यान रखना 0 डिग्री रेखा जो है आपकी ये अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश के अक्रा शहर से गुजरती है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आपका सहारा मरुस्थल भी मौजूद है। सहारा मरुस्थल जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। किलिमंजारो पर्वत भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, किलिमंजारो पर्वत। उसके अलावा आपकी विक्टोरिया झील जो है वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आपकी नील नदी भी स्थित है। नील नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। ठीक है, ये सब आपके यहीं पर स्थित है। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, किलिमंजारो पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और जो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आपकी 0 डिग्री रेखा गुजरती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना, उस देश का एक शहर है अक्रा, यहाँ से होके गुजरती है। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं से आपका 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से उड़कर आया था। ठीक है, ध्यान रखना ये सब बातें आप अफ्रीका के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, सन रिक्तस्थान में आप IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC बनाया था। ऑप्शन ए दिया आपको 1981, बी दिया आपको 1998, सी दिया हुआ है 2000
और डी दिया आपको 1991। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1981 में आईबीएम ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया था जिसे हम पीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर होता है ये पीसी, जो कि आईबीएम ने बनाया था सन 1981 में। आईबीएम जो एक कंपनी है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है ये, और एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और ये जो कंपनी है ये आपकी टोटल 170 देशों में फैली हुई है। ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, 170 देशों में ये फैली हुई है। इस कंपनी का आपका पूरा नाम, आईबीएम का पूरा फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरा नाम है आपका आईबीएम कंपनी का। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1911 ईस्वी में, और पहले 1911 ईस्वी में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसका नाम आपका था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई थी। बाद में 1924 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, 1924 में इसका नाम आईबीएम रखा गया था। आईबीएम का पूरा फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है आईबीएम का। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपकी जो आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया था आपका पीसी, वो 1981 में बनाया था। आईबीएम का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क शहर में, ये 170 देशों में फैला हुआ है, नेटवर्क है पूरा का पूरा। आईबीएम का फुल फॉर्म आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1911 में आईबीएम की स्टार्टिंग हुई थी, तब इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। 1924 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है आईबीएम, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि वर्तमान में अभी तक बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उत्तराखंड, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है दिल्ली, और डी दिया हुआ है आपको गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है आपका, इस राज्य ने भी हाल ही में गैरसैंण को अपनी दूसरी राजधानी बनाया है। यानी कि इसकी एक राजधानी पहले से ही थी उत्तराखंड की देहरादून, वो आपकी ठंड वाली राजधानी हो गई, विंटर वाली राजधानी उसने बना ली है उसकी, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है उसने वो गैरसैंण को बना लिया है। ठीक है, गैरसैंण आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो देहरादून है वो आपकी विंटर वाली राजधानी है। ठीक है, दो तरह की राजधानी, दो राजधानियाँ हो चुकी है उत्तराखंड की। अब ध्यान रखना, उत्तराखंड की बात हुई है यहाँ पे, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वर्तमान में। उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो बेबी रानी मौर्य है यहाँ की वर्तमान में, बेबी रानी मौर्य यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है भी वर्तमान में वो रवि विजय कुमार मलिमत आपके उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, इसके पहले आपके रमेश रंगनाथन थे, पर वो उनका जुलाई में रिटायर हो गए वो जुलाई में, तो उनके बाद से अगस्त में आपके रवि विजय कुमार मलिमत आपके उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, और तब से लेके अभी तक यही बने हुए हैं। ठीक है, रवि विजय कुमार मलिमत, ध्यान रखना इनका नाम, रवि विजय कुमार मलिमत इंपॉर्टेंट है आपका। अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मलिमत, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना संविधान की किस अनुसूची में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपको 11वीं, बी 7वीं, सी दिया आपको 5वीं, और डी दिया हुआ आपको 9वीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो जनगणना है वह संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो गाइज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ये जो वीडियो है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी, बैंक, रेलवे, डीआरडीओ, एनटीपीसी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस और अदर स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है आपका। तो गाइज देखते रहिए इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज।